नमस्कार, बिहार डेवलपमेंट डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार केसरी। हमारे साथ हैं बिहार कनेक्ट के एडिटोरियल डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण के सिंह। परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रत्यूष कुमार सिंह। प्रत्यूष, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। धन्यवाद। गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार प्रत्यूष। तत्वा लीगल में पार्टनर हैं और इनका प्रैक्टिस का एरिया है कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल लॉज में, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज में। तो आज जो परिचर्चा का हमारा मुख्य विषय है वो है लेबर लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेबर लॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है ये। तो प्रवीण जी, मैं आपका इस परिचर्चा में स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। जी नमस्कार प्रत्युष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रत्युष जी, हम लोग लॉकडाउन के दौरान जो लेबर माइग्रेशन जो हो रहा है, या हम लेबर लॉज में जो परिवर्तन हाल फिलहाल में की गई है, जिसके बैकग्राउंड में ये बताया गया है कि जो रिफॉर्म्स लाया जाएगा इससे कई परिवर्तन आएंगे, खासकर उन राज्यों में जहां पे लेबर लॉज एक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में काम करता था। एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में आप इस पर अपना विजन, व्यू पॉइंट्स दें और बताएं कि जो लेबर लॉज में जो परिवर्तन लाया जा रहा है, इससे आने वाले समय में क्या इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट होगा। जी, तो दो चीज मैं बोलना चाहूंगा। पहला कि लेबर लॉ रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है वो प्री लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन, ये तीन फेजेस में देखना चाहिए। प्री लॉकडाउन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स की बात की थी, जो कि 2014 के से ही स्टार्ट हो गई थी कि चूंकि देयर आर अराउंड 300 से ज्यादा लेबर लॉज हैं। लेबर लॉज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें राज्य एवं सेंट्रल की सरकार दोनों लॉज बना सकते हैं। सो अराउंड 300 लॉज हैं लेबर लॉज में। 2014 में जब सरकार आई थी एनडीए की, उस समय उन्होंने बोला था कि लेबर रिफॉर्म्स लाएंगे, जो कि पहले से चला आ रहा था, और वो कोडिफाई करेंगे काफी सारे लॉज को एक साथ मिला के, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे, ना कि एम्प्लॉयर्स के बीच में, ना और नहीं वर्कर्स और एम्प्लॉयज के बीच में। तो ये बात हो गई आपको प्री लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के दौरान कई सरकारों ने शुरू में, जब लॉकडाउन भी 3 फेज में हुआ। पहला लॉकडाउन हुआ मार्च में तीसरे हफ्ते में 23-24 तारीख से, उससे लेके 14 अप्रैल तक पहला फेज था, फिर सेकेंड फेज आया, फिर थर्ड फेज, और अब चौथे फेज में जा रहे हैं। पहले फेज में गवर्नमेंट ने अपना विल पावर दिखाया, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ने दिखाया, और उन्होंने सर्कुलर निकाला और डायरेक्टिव्स दिया सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कि वर्कर्स का टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको निकालना नहीं है, और न ही उनकी सैलरी को काटना है, कि वेजेस को भी नहीं काटना है, चाहे वो काम करें ना करें इस दौरान। ये फर्स्ट फेज की बात हो गई। उसके बाद चूंकि इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर हो रहा था, और जब रिलैक्सेशन हुआ लॉकडाउन का, तो कई सरकारों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम राज्य सरकार पे छोड़ दिया कि आप अब जैसे इसको देखना चाहें वैसे कीजिए, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो यहाँ पे जो लेबर चेंजेस हुआ, जो जिस टॉपिक पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लेबर चेंज हुआ, ये कंप्लीट यू टर्न हो गया। पहले बोला गया कि आप उनको पेमेंट दीजिए, उनको निकालिए नहीं, और अचानक उन्होंने ऐसा, जब लॉकडाउन को रिलैक्स किया, तो उन्होंने बोला कि अब आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कीजिए।
ये सरकारें कई राज्य सरकार हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, पंजाब, काफी राज्य हैं जिन्होंने ये चेंज किया। तो पहले हमें ये समझना होगा कि लेबर लॉज जो है वो कैसे डिवाइड किया गया है, क्या क्या देखा जाता है उसमें। तो लेबर लॉज इज अ वेलफेयर, उसको वेलफेयर का लॉ बोला जाता है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ये वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। अ, कितना वेलफेयर हो रहा है ये डिबेटेबल है, लेकिन ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है। तो उसमें बोला गया कि हाँ भाई, आपको ये टाइम पे काम करना है, ये आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज है, ये आपको खाने के लिए मिलेगा, ये सारा कुछ उस लॉज में है। तो ये जो सेकेंड फेज लॉकडाउन में हुआ, जो पहला हमारे चर्चा का जो पहला विषय है, ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या चेंज हुआ और कैसे इसका इम्पैक्ट हुआ। तो इसका इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट वे में आ गया और इस समय लेबर्स को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ने लग गया। ये जब उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और जब ये बोला जाएगा कि आपको ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा, जो कि जनरली लॉज में है कि अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको भत्ता मिलेगा, ओवर टाइम पेमेंट अलाउंस मिलेगा, ये भी हटा दिया गया। कई राज्यों ने, खासकर अगर मैं नाम ले सकूं तो उत्तर प्रदेश के राज्य ने 3 महीने के लिए सारे लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया। दो थ्योरी है, कुछ लोगों का मानना है कि ये इसलिए भी किया गया है कि जिससे इन्वेस्टर्स आएंगे और अगर बहुत ज्यादा लेबर लॉज और बहुत ज्यादा इन सब चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं हो, लाइसेंस लेने का या हर चीज प्रोवाइड करने का, तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा इजी रहेगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये पहला सोच है, कुछ एक तबके का सोच ये है। दूसरे लोगों का सोचना ये है, जो कि रिपोर्ट्स और काफी इस पे रिसर्च हुआ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया है, भारतीय संस्थाओं ने काफी रिसर्च किया है। उनका मानना ये है कि जब तक इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, लेबर लॉज को और इस अरेंजमेंट को, तब तक ये ना कि वर्कर्स के लिए फायदेमंद है और ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वर्कर अगर खुश नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं करेगा और वो आउटपुट नहीं मिलेगा। सो आईएलओ ने इस दौरान मई मंथ में भी सेकेंड हाफ में उन्होंने पूछा है सरकार से कि आप चेंज कीजिए, लेकिन इसको कोशिश कीजिए कि ये जो दायरा है आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंतर्गत ही रहे। तो ये जो चेंज हुआ है ये एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अभी इस पे तुरंत सरकार को और ध्यान देना होगा कि ये इस चेंज को मिनिमाइज करके टुवर्ड्स वेलफेयर करें, जिससे वर्कर्स एज वेल एज एम्प्लॉयर का और इंडस्ट्रीज का भला हो। लेकिन प्रत्युष जी, इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। जी ज्ञानेंद्र, कुछ सवाल नहीं, आपका? आप ठीक है, ठीक। जी, इससे जुड़ा एक हमारा दूसरा सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब हम इसकी बात करते हैं जी। तो जहां भारत बहुत नीचे पायदान पे पहले होता था, लेकिन अब आज के समय में 70 की संख्या में पहुंच गया है। माने ग्लोबली भारत का स्थान 70s में है। इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने और उनके अकॉर्डिंग कई सारे नॉर्म्स और रिफॉर्म्स सरकारें लाई है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा वातावरण पेश कर रही है जिससे इन्वेस्टमेंट होगा। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो पाएगा कि नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे मैंने पहले कहा कि लगभग 250 से 300 लेबर लॉज हैं और हर लॉ में कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, अगर कंपनी बनाना है, तो कई तरह के रजिस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ती है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक जो मेन पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, सारे चीजों को एक जगह से ही क्लियर कर दिया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स भी एक्साइटेड होंगे और वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे इस देश में। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ इसको भी हमें ऐसे देखना चाहिए कि ये सिर्फ लोकल नहीं है, इट इज गोइंग टू, ये हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी ऊपर पहुंचाएगा। अगर ये वातावरण यहाँ बनेगा जिससे कि इन्वेस्टर्स इजीली आ पाएंगे और वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकेंगे और यहाँ के लोगों को भी अपने बिजनेस से सैलरी दें और अपना भी लेके जाएं वो, अगर ये होगा तो ये देश के लिए भी अच्छा है और ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। दूसरा सवाल जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कि नहीं, इस पे दो चीज ध्यान देना होगा। इंडिया में वर्क फोर्स की कमी नहीं है, इंडिया में वर्क फोर्स है। सो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट किया, एक रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि वर्क फोर्स इज नॉट एन इशू एट ऑल इन इंडिया, लेकिन चूंकि यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशंस और सारे लॉज ऐसे बने हुए हैं जो कि बहुत एम्बिग्विटी लाते हैं, उस कारण से सारा प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जितने इन्वेस्टमेंट आएंगे, जितने इंडस्ट्रीज बनेंगे, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो कि अगर इंडस्ट्रीज है तो काम, लोगों की कमी नहीं है, काम मिलेगा ही उनको, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उससे। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अभी जो परिस्थिति में बनाया जा रहा है, लेबर लॉज की बात कर रहे हैं हम, ये तो जो हमारे मेजोरिटी ऑफ द लेबरर्स हैं जो आप अभी सड़क पे नजर आ रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, उनके वो तो किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ही नहीं। तो इस तरह का जो कानून है उसका उस तबके पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनका कि अभी तक कोई लेबर लॉ के अंदर, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिनके पास की कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में काम ही नहीं करते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है, तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? और अभी जो सबसे ज्यादा प्रभावित तबका वही है। जी, सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या लेबर कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल से या किसी वर्कर के साथ हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो लॉज है जो कि उसको प्रिवेल करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग चीज भी लिखा है जो कि लॉ से अगेंस्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाध्य नहीं है, वो वॉइड हो जाता है। लॉ इज ऑलवेज देयर, लॉ विल प्रिवेल ओवर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ये बात सही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और ये जो दिहाड़ी मजदूर हुए या ये जो डेली वेजेस है, इनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ में ये प्रोविजंस हैं, कानून इनको, इनके लिए भी बना है और इनके ऊपर भी लागू है। सो कॉन्ट्रैक्ट विल सब, लॉ विल प्रिवेल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसमें आप देखते हैं कि इससे जो अभी जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको किस, अभी जैसे स्थिति ऐसी बन रही थी ना कि जो दिल्ली में है या और शहरों पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब सरकार ने कुछ राहत पैकेज अनाउंस करा के पीएफ का हम 24% देंगे, मतलब 12-12%, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए भी कि कैसे आप इस तरह की परिस्थिति में उनको हेल्प करें। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट से प्रोविडेंट फंड का कनेक्शन नहीं है। प्रोविडेंट फंड जो कानून है, जो लॉ है, वो सारे एस्टैब्लिशमेंट, सारे कंपनी पे लागू है जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय और वर्कर है। ये थ्रेशोल्ड जिस दिन भी वो कंपनी क्रॉस करती है, कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो, चूंकि वो रजिस्टर्ड है, उनको ये बताना है गवर्नमेंट को और उस डिपार्टमेंट को कि ये वर्कर्स मेरे यहाँ काम करते हैं, और वो उनको एक नंबर मिलता है। ईपीएफ डिपार्टमेंट से एक नंबर होता है,
एग्जैक्ट अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक नंबर मिलेगा उनको, यूनिक नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो कॉन्ट्रैक्ट रहे ना रहे, एक बार अगर वो एम्प्लॉय या वर्कर उस सिस्टम में आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हर महीने उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। आपने सही कहा, 12% से वो 10% हो गया है 3-4 महीने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि वो पे करेंगे एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कॉन्ट्रैक्ट से ईपीएफ का रिलेशन नहीं है। बिहार में जो चेंजेज हुआ है उसके लिए आप क्या देखते हैं? क्योंकि हमारा फोकस बिहार पे है, तो जी। जो मतलब आप देखते हैं कि कुछ कैपिटल आने का संभावना है अगर लेबर लॉ ईजियर हुआ तो, मतलब आप compete कर पाएंगे अदर स्टेट से? सो सिर्फ लेबर लॉ रिफॉर्म से बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगा या इंडस्ट्रीज आएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। काफी अलग अलग चीजों पे भी ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। लेबर लॉ एक स्टेप है जिससे कि इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन ये वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है इंडस्ट्रीज के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर सरकार, वहाँ की सरकार भी माने और वो भी लाए तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बिहार में इंडस्ट्रीज के लिए मेरे हिसाब से, चूंकि वहाँ का इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, तो उस तरह के इंडस्ट्रीज को और उस तरह के इन्वेस्टर्स को सॉलिसिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बुलाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बताना पड़ेगा कि यहाँ ये चीज मैं आपको दूंगा, और यहाँ पे आप जैसे एग्रो में सीड रिलेटेड हो गया या फर्टिलाइजर रिलेटेड हो गया, आपको शुगर केन काफी है तो चीनी मिल हो गया, इस टाइप के इंडस्ट्रीज वहाँ हो सकते हैं। लेबर लॉ अगर वहाँ रिफॉर्म हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो मुझे शक नहीं है कि ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट वहाँ ना, इंडस्ट्रीज आएंगे वहाँ पे भी, लेकिन वो पॉलिटिकल विल और मोटिवेशन देना वहाँ जरूरी है। प्रत्युष जी, एक प्रवासी बिहारी के रूप में जब आप अपने आप को देखते हैं, आप जब बिहार से बाहर निकल करके आप बाहर काम कर रहे हैं, आज वापस लोग बिहार जा रहे हैं, अच्छी संख्या में जो माइग्रेंट लेबरर हैं लौट रहे हैं, उसके अलावा भी जो लोग वहां से निकले हैं वो लोग भी वापस आना चाहते हैं। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं इसको, और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वहाँ के लोगों को, जो लोग बाहर हैं और वापस बिहार आना चाहते हैं? मैसेज यही है कि मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ, फिर मैं मैसेज दूंगा। मैं, कोई भी अपने घर से दूर रहना नहीं चाहता है। अपने घर पे अगर उसके पास सारे सुविधाएं और सब कुछ रहे और रिसोर्सेज हो, तो सब अपने घर पे ही रहना चाहेगा और काम करना चाहेगा। मेरा ये कहना है कि मैं अभी बाहर हूँ और जिस राज्य में हूँ, ये राज्य भी मुझे अपना ही लगने लग गया है, क्योंकि काफी दिनों से मैं यहाँ ऑलमोस्ट 14-15 साल से हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिले और ये रिसोर्स वहाँ पे हो, तो मैं जरूर अपने राज्य में वापस लौटना चाहूंगा और वहाँ काम करना चाहूंगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊं। मैं वहाँ रहा हूँ शुरू से, तो मैं वहाँ जाना चाहूँ। बाकियों के लिए मेरा संदेश ये है कि धीरे धीरे हो सकता है कि अपने राज्य, आपके राज्य में भी इन्वेस्टमेंट आए, और जिस जिस सेक्टर में आ गया है वहाँ आप लौट सकते हैं। खासकर माइग्रेंट लेबर्स के लिए अगर मैं कहूँगा, तो मैंने देखा है और मैंने सुना है कि काफी उनके लिए गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने वायदे किए हैं कि आप यहाँ काम कीजिए और आपको काम मिलेगा। और अगर वैसा पॉसिबल है तो माइग्रेंट वर्कर्स अपने राज्य में रहें और काम करें, अपने राज्य को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जैसा वो दूसरे राज्य में जाके कर रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो दूसरे राज्यों के लिए, चाहे वो आपको डेली वेजेस हो जाए, या फिर आपके लिए वो टैक्सी चलाएं, तो ऑटो चलाएं, या
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, पंजाब कई लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, वो सारे अगर वापस आ जाएं तो बिहार का डेवलपमेंट निश्चित है। लेकिन सरकार को भी उनके लिए सोचना होगा और उनको देना पड़ेगा काम। अगर सरकार देने के लिए रेडी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर जाना चाहेगा। अभी जो बिहार में जो आप देखते हैं लीगल सिस्टम ओवरऑल मतलब ये है, तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए क्या करने की जरूरत है उसमें कि कम से कम इन्वेस्टर आए तो लीगल सिस्टम को लेकर उसमें उतना ज्यादा डर या संदेह पैदा ना हो, उसके लिए क्या करने का जरूरत है? लीगल सिस्टम तो राज्य का सिर्फ राज्य के लिए नहीं बोल सकता हूँ, ये पूरे देश के लिए सही होगा बोलना। लीगल सिस्टम थोड़ा सा हमारे यहाँ स्लो है, इसको थोड़ा फास्ट पेस होना होगा। कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर किसी को अपने राइट्स को एनफोर्स करना है तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है, वो फास्ट होना होगा। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कानून व्यवस्था, और आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार का उसको काफी चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और उनको दिखाना पड़ेगा जब वो सॉलिसिट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि ये आपके लिए भी उतना ही लागू रहेगा जितना बाकियों के लिए है, और आपको यहाँ पे किसी भी तरह की इस प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी असुविधा नहीं है, सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। प्रवीण जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक्चुअली समय की पाबंदी है तो हम जी हम धन्यवाद करेंगे प्रत्युष जी का, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एक पॉइंट मैं लास्ट बोलना चाहूंगा ये खत्म करने से पहले कि माइग्रेंट लेबर्स के बारे में, कि एक चीज ध्यान देना होगा कि हमारे संविधान ने हम सबको, चाहे मैं ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जो भी एम्प्लॉइज हैं, सबको राइट टू लाइफ दिया गया है, सबको राइट टू इक्वालिटी है। एक चीज है जो गवर्नमेंट को अब देखना होगा कि वो माइग्रेंट्स पे या डेली वेजेस पे भी वो लागू हो और उनको वो प्रोटेक्शन दिया जाए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक PIL दायर किया गया है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द मुझे लगता है अपना फैसला सुनाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिहार कनेक्ट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किए हुए बिहार डेवलपमेंट डायलॉग में जुड़ने के लिए। प्रवीण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।